हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ थामेश्वर साहू। आज ये क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ डायपोल इज नोन एज डायपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी used to measure the strength of an electric dipole। ये देखो यहाँ पर एक है माइनस क्यू चार्ज और एक है प्लस क्यू चार्ज। जब दो अपोजिट चार्जेस बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेटेड हों, जैसे कि यहाँ पर ये 2L डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है और ये 2L डिस्टेंस जो है ये बहुत ही कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखो इसका डायरेक्शन भी शो किया गया है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है पी वेक्टर, उसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो पी वेक्टर जो होता है वो होता है Q इंटू 2L और ये आई कैप इसका डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is the product of magnitude of either charge and the distance between the two charges। यहाँ से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए Q और इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। द SI यूनिट ऑफ P इज कूलम मीटर। तो जो P का जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम मीटर। नेक्स्ट नोट देखते हैं। एन आइडियल डायपोल इज द डायपोल इन विच द चार्ज बिकम्स लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो एक आइडियल डायपोल क्या होगा? जिसमें चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उनके बीच का सेपरेशन कम रहे। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। पहले देखते हैं कि एक्सियल लाइन पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर शो किया गया है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। पॉइंट ले लेते हैं माइनस क्यू वाले को ए और प्लस क्यू वाले को बी, और इनके बीच में सेंटर में एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, जहां से ए और ओ के बीच का डिस्टेंस एल है और ओ से बी का डिस्टेंस एल है। ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2L है। इसी के एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ये जो डायपोल है ए बी डायपोल, इसके एक्सियल पोजीशन पर आगे एक पी पॉइंट ले लेते हैं और इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है। और ये जो पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो सेंटर है डायपोल का ओ, वहां से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस x है। यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी देखें माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो वो हो जाएगा ई ए वेक्टर, जो कि इधर होगा लेफ्ट साइड में इसका डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर अगर टेस्ट चार्ज रखोगे तो माइनस क्यू चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। और जो बी पॉइंट में जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा ई बी वेक्टर, जिसका डायरेक्शन इस साइड होगा राइट साइड में, क्योंकि यहां पर अगर टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये प्लस क्यू चार्ज उसको रिपेल करेगा। ठीक है। अब यहां पर जो नेट चार्ज आएगा पॉइंट पी पर वो होगा ई पी इज इक्वल टू ई बी वैक्टर माइनस ई ए। ठीक है, ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ई बी ऑब्वियस सी बात है ये पास वाला पॉइंट है बी के, इसलिए ई बी वैक्टर ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ई ए वैक्टर से।
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी इज ई पी वैक्टर इज इक्वल टू ई ए वैक्टर प्लस ई वी वैक्टर, मतलब कि दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, द वेक्टर्स ई ए एंड ई बी वैक्टर आर कोलिनियर एंड अपोजिट। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ई ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमको ई ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, इसके पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से क्या होता है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर, के मतलब कि 1/4πε0, और ये क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो पी पॉइंट से ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स है और ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस एल है, तो ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल प्लस एक्स। तो ई ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर आई कैप, इसका डायरेक्शन आई कैप। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ई बी वैक्टर। अब ई बी वैक्टर बताना इस पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। तो यहां पर देखो ये चार्ज क्यू है और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ से पी तक का डिस्टेंस एक्स है और ओ से बी तक का डिस्टेंस एल है, तो एक्स माइनस एल कर देंगे तो हमको बी से पी तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ई बी वैक्टर हमको क्या मिलेगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप। नेक्स्ट देखते हैं ईपी वेक्टर। ईपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ईबी वेक्टर का मॉड माइनस ईबी ई ए वेक्टर का मॉड। तो देखो ईबी माइनस ई ए करेंगे तो 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा और क्या बचेगा, क्यू बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां से ईपी वेक्टर हमको क्या मिलेगा, 1/4πε0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ऊपर आएगा 2 इंटू ब्रैकेट में क्यू इंटू 2l इंटू एक्स अपॉन नीचे में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो q इंटू 2l है इसको हम लोग p लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट। तो ईपी वेक्टर का मॉड क्या मिलेगा हमको, 1/4πε0 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से ईपी वेक्टर हमको क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन कहाँ है, आई कैप की ओर। ठीक है, इस साइड डायरेक्शन होगा इसका। तो ये हमारा ईपी वेक्टर मिल गया किसी एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की वजह से। यहां पर जो एल होता है वो एक्स से बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम लोग एल को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पर एल की जगह 0 रख दीजिए। तो यहां पर हमको ईपी लगभग कितना मिलेगा, 2p अपॉन 4πε0 एक्स क्यूब। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डायपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो याद रखना, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बता रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो डायरेक्शन होगा वो जो हमारा डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, उसके डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है वो देखते हैं। यह हमारा डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, हमने इनको नाम दे दिया ए पॉइंट और बी पॉइंट। इनके बीच में एक हमने पॉइंट लिया है वो, और पी जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो लेफ्ट से राइट इसका डायरेक्शन होगा पी वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ए और बी का वो 2l है, ए से ओ तक का l और ओ से बी तक का l। अब देखो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इसके जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये इक्वली इस डायपोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये तो हमने इस ओ से y डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q लिया है। ठीक है, तो A से Q को मिलाएंगे तो एक लाइन ये आएगा और Q से B को मिलाएंगे तो एक लाइन ये आएगा। तो सपोज ये थीटा एंगल बनाता है और यहां पर भी ये थीटा एंगल बनाता है। अब देखो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ई ए वेक्टर, और ये किसकी ओर होगा, इस तरफ होगा, माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा। और जो
पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ईबी वेक्टर होगा जो कि इस साइड होगा। अब इन दोनों का वेक्टर निकालना है, नेट वेक्टर निकालना है, तो इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे हम लोग, पैरेललोग्राम मेथड लगा देंगे वेक्टर एडिशन का, तो हमारे ई नेट निकल जाएगा ई क्यू वेक्टर। यहाँ पर जो टोटल एंगल होगा वो देखो, ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल थीटा होगा। दूसरा बात, ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। क्लियर है? Resultant electric field intensity at the point Q is EQ vector is equal to EA vector plus EB vector। EA vector plus EB vector इन दोनों का वेक्टर एडिशन। आप देखते हैं द वेक्टर्स EA vector एंड EB vector आर एक्टिंग एट एन एंगल 2 थीटा। तो देखो EA vector और EB vector के बीच का टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा। तो EA vector क्या है? 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई कैप। देखो यहाँ पर ये वेक्टर, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये L है और ये Y है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? √L² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस x है ना, यहाँ पर y लिखा है, ये x है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से r का स्क्वायर करते हैं डिस्टेंस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर मतलब कि ये अंडर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? x² प्लस L²। साथ ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, √x² प्लस L²। ये y नहीं है, ये x है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या मिल जाएगा हमको? ईबी वेक्टर 1/4πε0 Q अपॉन x² प्लस L² आई कैप। अब हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर Q ले लिए हैं। देखो तो Q पॉइंट पर कैसे लग रहा है? एक ईबी वेक्टर इधर लग रहा है, EA वेक्टर इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है EQ वेक्टर। तो हमने क्या किया? कंपोनेंट कर दिया। ईबी वेक्टर का इधर कंपोनेंट आया EB cos थीटा और इधर आया EB sin थीटा, और EA वेक्टर का इधर कंपोनेंट आया EA cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा EA sin थीटा। EA sin थीटा और EB sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये EB sin थीटा और EA sin थीटा दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जो EQ जो आएगा वो आएगा EB cos थीटा प्लस EB cos थीटा, मतलब कि 2EB cos थीटा। द वेक्टर्स EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस कैंसल आउट। द वेक्टर्स EA cos थीटा एंड EB cos थीटा आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड हेंस एड अप। इसलिए EQ जो होगा वो होगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो यहां से देखो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा जब हम लोग रख देंगे तो EA और EB दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? 2EA cos थीटा। अब 2 इंटू EA का वैल्यू रख देंगे, EA क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन x² प्लस L²। और जो cos थीटा है ना, cos थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो इस ट्राइंगल से, तो cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है L और हाइपोटेनियस है x² प्लस L² की पावर 1/2। तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0, इस 2 को उधर इंटू कर दो तो Q इंटू 2L हो जाएगा ऊपर में, और नीचे ये x² प्लस L² की पावर 3/2। यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1/2 है, दोनों ऐड होकर 3/2। तो ये हमारा आ गया। अब Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायपोल मोमेंट P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो EQ क्या आ जाएगा हमारा? 1/4πε0 P अपॉन x² प्लस L² की पावर 3/2। तो यहाँ से डायरेक्शन भी हम लोग बता सकते हैं, इधर वाला डायरेक्शन आई कैप होता है और हमारा EQ वेक्टर माइनस x डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आई कैप। यहाँ पर भी जो L जो होता है, जो दोनों चार्जेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है L, उसके सेंटर से किसी भी एक चार्ज का डिस्टेंस L जो होता है वो x के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। ये x है ना, y लिखा है यहाँ पर गलती से, तो x के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग L को रिप्लेस कर सकते हैं 0 से, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो EQ आएगा वो लगभग आएगा P अपॉन 4πε0 y²। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
on the equatorial line due to a dipole is parallel and opposite to the direction of the dipole moment. If the observation point is far away or when the dipole is very short, then the electric field intensity at a point on the axial line is double the electric field intensity at a point on the equatorial line. ठीक है, it means if L is very less than x and L is very less than y, then EP is equal to 2EQ. अब देखते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखते हैं टॉर्क, देखते हैं अब देखो ये एक डायपोल मोमेंट है, डायपोल है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L. अब यहाँ से इसको ऐसे एक ट्राइंगल बनाओगे तो यहाँ पर ये एंगल थीटा बनेगा और इसका डायपोल मोमेंट इधर है पी वेक्टर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, और इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ई वेक्टर में. देखो यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर क्यू ई इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और प्लस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा क्यू ई राइट साइड में. ठीक है, अब देखो द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी ई एक्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड हैंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द डायपोल. तो यहाँ पर देखो ये क्यू वेक्टर इधर लग रहा है और क्यू वेक्टर इधर लग रहा है, तो अगर नेट फोर्स यहाँ पर देखोगे तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, डायपोल पर जीरो लग रहा है. ठीक है, तो नेट ट्रांसलेशन यहाँ पर मोशन जीरो होगा. अब देखते हैं हाउ एवर द फोर्सेस आर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्टिंग एंड कंस्टिट्यूएट अ कपल, हैंस द डायपोल विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस टॉर्क. देखो इसका ट्रांसलेशन जीरो होगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये यहाँ पर रोटेट होगा. ठीक है, तो रोटेट होगा तो यहाँ पर एक टॉर्क आएगा. तो जो टॉर्क होता है यहाँ पर वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू ई है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा. तो देखो ये क्यू ई है और देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, 2L साइन थीटा. इस 2L का कंपोनेंट कर दो. ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट 2L कॉस थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 2L साइन थीटा. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर होगा ये, तो ये 2L साइन थीटा क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा. तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, अब इस Q इंटू 2L को हम लोग P से रिप्लेस कर सकते हैं, तो पी ई साइन थीटा. अब टॉर्क हमारा इसी को P साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो जो टॉर्क वेक्टर आएगा वो आएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग P वेक्टर एंड E वेक्टर. तो जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो P वेक्टर और E वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर लाइन पर होगा. ठीक है, टॉर्क निकालना हमने 11th में सीखा है कैसे निकालते हैं टॉर्क. और SI यूनिट ऑफ टॉर्क जो होता है न्यूटन मीटर होता है. यहाँ पर देखो E वेक्टर इधर है, दूसरा चीज P वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो टॉर्क क्या है, इसके परपेंडिकुलर है. ये जो प्लेन है डॉट डॉट इसलिए दिखाया गया क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है ऊपर की ओर और अंदर की ओर. ठीक है, तो PE मतलब कि अंदर की ओर. ठीक है, अब देखो केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन टॉर्क इक्वल टू 0. देखो साइन थीटा, थीटा की जगह 0 रख दो तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो टॉर्क हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क इक्वल टू पी. थीटा की जगह 90 डिग्री रखो तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो टॉर्क हमको क्या मिलेगा, पी मिलेगा. ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होता है. अब केस 3 देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. तो इस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क हमको 0 मिलेगा क्योंकि साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है. और ये जो है 90 वाले केस में हमको मैक्सिमम मिलेगा. अब देखते हैं वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस टॉर्क एंड टेंड्स टू अलाइन इन सच अ वे टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम.
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये फील्ड से θ1 एंगल बनाता है, माइनस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डी थीटा एंगल से रोटेट किया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से टोटल एंगल इसका θ2 है। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाउ इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। हम लोग जानते हैं जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो क्या है, टॉर्क है। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो देखो हमने इसको रोटेट कैसे किया है, एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क कैसे लग रहा होगा, क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट लग रहे हैं। तो यहाँ पर टॉर्क क्या होता है हमारा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो हमको अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो लिमिट रख देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, θ1 से θ2 तक। तो यहाँ पर W क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन के बाद, PE और ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ से इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रली टेकन जीरो व्हेन द डायपोल इज एट 90 डिग्री, देन पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डायपोल एंड इंक्लाइनिंग इट एन एन एंगल थीटा इज। हम लोग क्या ले रहे हैं, जब इस डायपोल को परपेंडिकुलर रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग उस केस में जीरो मान के चल रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाएगा हमको, माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस θ1 जो θ1 है उसको 90 रख दो, तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। तो W है वो क्या मिलेगा, माइनस कॉस θ2। ठीक है, माइनस कॉस θ1, θ2 की जगह तुमको रखना है 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब नोट करके एक पॉइंट याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्रली एट एनी पोजिशन ऑफ द डायपोल। किसी भी पोजिशन पर एक जगह पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब देखते हैं कि किस किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी आएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो उस केस में u इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी p आएगा, जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं हम लोग। आगे इसका लेक्चर नंबर 3 अपलोड होगा, उसको भी आप ज़रूर देखें, और इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 को भी देखें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। और एक बार में समझ में नहीं आता तो देखते देखते नोट्स बनाएं और बार बार वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।